बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर CAI एग्जाम्स, क्योंकि हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक साल ये चैप्टर आ रहा होता है पॉपुलेशन का, अगले साल नहीं आता, फिर आ जाता है, फिर नहीं आता। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस साल जो है ये पॉपुलेशन का चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिहाज से, इसलिए मैंने ये रिविजन कराने के लिए प्लान किया है। देखो भाई, हम सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। और बेसिक डेफिनेशन है सस्टेनेबल पॉपुलेशन से स्टार्ट करेंगे। सस्टेनेबल का वैसे तो मतलब ये होता है कि रिसोर्सेज को ऐसे इस्तेमाल किया जाए कि आज की जरूरियात भी पूरी हो जाए और फ्यूचर के लिए भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़ रहा हो। वैसे तो ये मतलब है। एक और मतलब ये कहा जाता है कि भाई रिसोर्सेज को ऐसे इस्तेमाल करें कि एनवायरमेंट को हार्म ना करें। लेकिन पर्टिकुलरली इस पॉपुलेशन के अगर चैप्टर की मैं बात करूं, पॉपुलेशन चैप्टर में हम इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मोल्ड कर देते हैं। देखो भाई, हम कहते हैं कि अगर आबादी और वसाइल यानी कि बेटा पॉपुलेशन साइज और रिसोर्सेज के दरमियान एक बैलेंस है तो हम कहेंगे कि पॉपुलेशन सस्टेनेबल है। क्यों भाई? सर, आपने तो कहा था कि रिसोर्सेज को ऐसे इस्तेमाल करना है कि वो आज की जरूरियात भी पूरी कर दें और फ्यूचर के लिए भी बची रहें। तो भाई वो डिपेंड करेगा ना कि पॉपुलेशन कितनी है। अगर पॉपुलेशन उतनी ही होगी जितनी रिसोर्सेज हैं, उसी हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूँ कि पॉपुलेशन ग्रोथ 10% की है और रिसोर्सेज भी 10% से बढ़ रहे हैं, तो एक बैलेंस कायम रहेगा ना। आज की जरूरियात भी पूरी हो जाएंगी और फ्यूचर पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। तो ये समझो कि सस्टेनेबल पॉपुलेशन का मतलब ये है कि रिसोर्सेज और आबादी के दरमियान एक तवाजुन हो, एक बैलेंस हो। अगर ये बैलेंस इम्बैलेंस में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि ये बैलेंस खत्म हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि ये सस्टेनेबल तो नहीं रहेगा। तो ये सस्टेनेबल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अनसस्टेनेबल हो जाएगा। भाई मैं कह रहा हूं कि अगर आबादी और रिसोर्सेज के दरमियान बैलेंस नहीं है तो वो अनसस्टेनेबल है। अब दो केसेस हो सकते हैं इसमें। या तो हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा हो और पॉपुलेशन कम हो, एक केस ये भी हो सकता है। और दूसरा केस ये हो सकता है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम हो और आबादी ज्यादा हो, ये केस भी हो सकता है। देखो भाई, इस पर्टिकुलर केस को हम कहते हैं ओवर पॉपुलेशन। क्या कहते हैं? ओवर पॉपुलेशन। भाई अगर आबादी ज्यादा है और रिसोर्सेज यानी वसाइल कम है, लेट सपोज उनको फराहम करने के लिए घर कम है, लेट सपोज उनके लिए जॉब्स कम है, तो हम कहेंगे ये क्या है? ये अनसस्टेनेबल पॉपुलेशन है और ये ओवर पॉपुलेशन भी है। तो देखो, ओवर पॉपुलेशन के दो केसेस हो सकते हैं। अंडर पॉपुलेशन भी हो सकता है, ओवर पॉपुलेशन भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या है? ओवर या अंडर पॉपुलेशन? ओवर पॉपुलेशन। तभी हम कहेंगे कि अगर पाकिस्तान स्टडीज में अनसस्टेनेबल के लिहाज से सवाल पूछा जाए तो आपने उसको ओवर पॉपुलेशन के लिहाज से आंसर करना है, अंडर के हिसाब से नहीं करना। ठीक है जी। भाई डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सस्टेनेबल पॉपुलेशन, ऑलरेडी टोल्ड यू that when there is a balance between the size of the population and the available resources, then the population is said to be sustainable. What is unsustainable? When there is an imbalance between the population size and the available resources. सर, अनसस्टेनेबल के कितने केसेस हो सकते हैं? एक तो ओवर पॉपुलेशन का केस हो सकता है, दूसरा अंडर पॉपुलेशन का केस हो सकता है। लेकिन मैं पाकिस्तान स्टडीज पढ़ा रहा हूं तो पाकिस्तान की टर्म्स में भाई हम ओवर पॉपुलेशन को ही अनसस्टेनेबल पॉपुलेशन कंसीडर करे होंगे। यानी कि अगर सवाल आ जाए डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ या आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ अनसस्टेनेबल पॉपुलेशन, तो हम ओवर पॉपुलेशन के कॉजेज लिखेंगे, अंडर के नहीं लिखेंगे। ठीक है जी। अब बेटा मैं कह रहा हूं, बात कर रहा हूं ओवर पॉपुलेशन के कॉजेज की। तो देखो भाई, देर आर थ्री मेन कॉजेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन, जिसको हम कह सकते हैं कि देर आर थ्री मेन कॉजेज ऑफ अनसस्टेनेबल पॉपुलेशन। फर्स्ट इज हाई बर्थ रेट, द सेकेंड वन इज लो डेथ रेट या फॉलन डेथ रेट, एंड द थर्ड इज नेट माइग्रेशन। ठीक है। देखो बेटा, इनमें से जो दो फैक्टर्स हैं यानी कि बर्थ रेट और डेथ रेट जो है, ये हमारे हाथ में नहीं, ये कुदरती फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये नेचुरल फैक्टर्स हैं। तभी अगर बर्थ रेट ज्यादा है, लेट सपोज बर्थ रेट है 20 और डेथ रेट है 10 लेट सपोज, तो हम कहेंगे भाई बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, जो भी आंसर आ रहा है उसे पॉपुलेशन नेचुरली इंक्रीज कर रही है, तो हम उसको कहेंगे नेचुरल इंक्रीज, जिसको पास्ट पेपर्स में नेचुरल ग्रोथ भी कहा गया है। नेचुरल का लफ्ज आ रहा है, इंक्रीज या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ का लफ्ज आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि आपने आंसर के अंदर क्या करना है, बर्थ रेट में से डेथ रेट को माइनस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आगे चलते हैं, मैं पास्ट पेपर्स का एक सवाल आप लोगों को दिखा रहा हूं। इसमें
आप लोग जो है वो 1 मिनट के अंदर अंदर मुझे बताएंगे कि व्हाट इज द नेचुरल इंक्रीज ओवर है। भाई उसमें जो है, एक सेकंड सॉरी, ये सवाल तो मैंने कोई और लगा दिया। हाँ जी, इस सवाल के अंदर देखो एग्जामिनर साहब ने बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बताया हुआ है ऑलरेडी। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बताया हुआ है। अब आप लोग मुझे बताओगे कि इसमें नेचुरल इंक्रीज कितना आना है। व्हाट्सएप पे बताओ मुझे, आप लोग के आंसर्स का वेट कर। 31.5 है बर्थ रेट, 8.6 है डेथ रेट। ठीक है जी, कह रहा है नेचुरल इंक्रीज आपने खुद से कैलकुलेट करना है। तो करो भाई, कितना है कैसे निकालेंगे। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि बर्थ रेट में से क्या चीज माइनस करनी है, डेथ रेट माइनस करना है। तो 31.5 माइनस, कुछ बच्चों ने आंसर दिया, देखते हैं जरा कैसा आंसर दिया है। जी बिल्कुल सही। भाई परसेंटेज गलत लगा रहे हैं, परसेंटेज में पूछा ही नहीं इसने। आंसर 22.9 है। ठीक है, अगर उसने यहाँ पे परसेंटेज लगाया होता तो फिर आप अपने आंसर में परसेंटेज वगैरह बताते। लेकिन उसने तो कोई परसेंटेज में आंसर ही नहीं दिया, मांगा ही नहीं है, ने वैल्यूज भी परसेंटेज में नहीं दी। लिहाजा आप लोग जिस तरीके से सवाल पूछा जाए वैसे ही आंसर करेंगे। तो नेचुरल इंक्रीज आप लोगों को समझ आ गया है कि किस तरीके से निकाला जाता है। अच्छा जी, देखो भाई, तीसरी चीज है इंक्रीज इन नेट माइग्रेशन। नेट माइग्रेशन क्या है बेटा, कितने लोग कंट्री के अंदर आ रहे हैं इनसाइड, और कितने लोग कंट्री से जा रहे हैं आउटसाइड, उसमें से आप डिफरेंस निकालेंगे। यानी कि बेटा आई से इमिग्रेशन, ठीक है जी, जब इसमें से आप माइनस कर देंगे ई से एमिग्रेशन, तो बेटा आपके पास जो चीज आ जाएगी दैट विल बी कॉल्ड नेट माइग्रेशन। लेट सपोज 100 लोग कंट्री में आ रहे हैं और 20 लोग कंट्री से जा रहे हैं, तो मतलब 80 से कंट्री के अंदर पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है। दैट इज ऑल्सो कॉज ऑफ अनसस्टेनेबल या ओवर पॉपुलेशन, एंड दैट इज कॉल्ड नेट माइग्रेशन। भाई नेट माइग्रेशन की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। नेट माइग्रेशन इज द डिफरेंस बिटवीन आई से इमिग्रेशन एंड ई से एमिग्रेशन। आई से इमिग्रेशन क्या है, मूवमेंट इनटू द कंट्री, और ई से एमिग्रेशन क्या है, मूवमेंट आउट ऑफ द कंट्री। ठीक है जी, अब बेटा मेरी बात सुनना कि बच्चों को अक्सर इसमें परेशानी होती है कि इमिग्रेशन कौन सा था और एमिग्रेशन कौन सा था। इसके लिए मैं आपको एक हिंट बता देता हूँ। देखो बेटा, आई से क्या है, इंटरनल। इंटरनल मतलब कंट्री के अंदर की तरफ। ई से क्या है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ, बाहर की जानिब। तो जो बाहर की जानिब होती है वो लोग जा रहे हैं, दैट इज एक्सटर्नल माइग्रेशन और एमिग्रेशन। जो इंटरनल है मतलब कंट्री के अंदर लोग आ रहे हैं, दैट इज इंटरनल माइग्रेशन, या फिर हम कह सकते हैं इमिग्रेशन। ये पेपर में आप लिख भी सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ समझने के लिहाज से, जो आप पेपर में लिख नहीं सकते लेकिन आपको वैसे ही समझा रहा हूँ। भाई देखो, इंपोर्ट्स क्या होती है, कंट्री के अंदर सामान आ रहा है। आई से इंपोर्ट्स, कंट्री के अंदर सामान आ रहा है। आई से इमिग्रेशन, कंट्री के अंदर लोग आ रहे हैं। एक्सपोर्ट्स क्या होता है, कंट्री से सामान बाहर जा रहा है। ई से एक्सपोर्ट्स, ई से ई से एमिग्रेशन। भाई कंट्री से बाहर प्रोडक्ट जा रहा है तो एक्सपोर्ट हो रहा है, कंट्री से बाहर लोग जा रहे हैं तो वो एमिग्रेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं ये बात पहले मेंशन कर दूं कि ये लिख नहीं सकते आप। कुछ बच्चों ने क्या किया, मैंने उनको एग्जांपल दी, उन्होंने पेपर में लेकर आ गए एक्सपोर्ट ऑफ पीपल इज एमिग्रेशन, इंपोर्ट ऑफ पीपल इज इमिग्रेशन। तो ऐसी गलती नहीं करके आना, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया। अब बेटा एक और डेफिनेशन इंपॉर्टेंट क्या है, जिसको मैं कहता हूँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, इट इज एन एस्टिमेट ऑफ द years अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं एवरेज एज। एवरेज एज पाकिस्तान में तकरीबन 70-75, तो दैट इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है जी। अब बेटा हमारा सबसे जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सेक्स रेशो। सेक्स रेशो को दूसरे लफ्जों में जेंडर रेशो भी कहा जाता है। भाई व्हाट इज जेंडर रेशो, इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ मेल टू फीमेल given in a given population, usually expresses the number of male per 100 females.
नहीं बात, यानी कि बेटा मेल पर फीमेल मतलब मेल अपॉन फीमेल, क्या कह रहा हूं बेटा, मेल अपॉन फीमेल, तो नहीं बात। तो मेल को आपने ऊपर रखना है और फीमेल को आपने क्या रखना है, नीचे रखना है इस इक्वेशन के अंदर। क्यों भाई, देखो इससे आप ये साबित करेंगे कि एक न्यूमरेटर है और एक है डिनोमिनेटर। अब एक बात बताओ, अगर मेल ज्यादा होंगे तो सेक्स रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो सेक्स रेशियो का आंसर क्या आएगा, कम आएगा। कैलकुलेशन करने के लिए एग्जामिनर ने आज तक नहीं पूछा, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि मेल के बढ़ने से जेंडर रेशियो या सेक्स रेशियो बढ़ेगा और फीमेल के बढ़ने से जेंडर रेशियो या सेक्स रेशियो क्या होगा, वो कम होगा। क्लियर हो गई बात बेटा? जी हाँ सलामत, ऐसा ही है। अब बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट कहते हैं बच्चों को, मोर्टल कहते हैं मरने वाली चीज को। इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब बच्चों के मरने का रेट। डेफिनेशन वाइज बात करें, द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स फॉर एवरी 1000 लाइव बर्थ, जितनी भी लाइव बर्थ हुई थी उनमें से जो बच्चे मर जाते हैं दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगेन कैलकुलेशन करने के लिए नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ आपको डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि सवाल में टर्म्स इस्तेमाल हो रही है तो इसका मतलब क्या है। एक सवाल आया होता है जिसमें टू स्टेटमेंट क्वेश्चन था और उसमें एक स्टेटमेंट था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से रिलेटेड। तो ऐसी टर्म्स पता होंगी तभी तो आप आंसर कर पाओगे, अदरवाइज तो आप आंसर ही नहीं कर पाओगे। तो बेटा यहाँ पे हमने पॉपुलेशन चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस थी वो सारी डेफिनेशंस को कवर कर लिया है। अब हम लोग आगे चल के पढ़ रहे होंगे इसके पास्ट पेपर्स और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट।